देख लो मतलब। सर 2xy। 2xy, ओके। और कोई जी? शुरू का आंसर तो 2xy आ रहा है। बहुत आसान है, अभी बताओ। बस एक ही आंसर आया अभी, 2xy। अच्छा, आर का आई के साथ क्रॉस नहीं निकाल पा रहे हो? देखो कितना आसान काम है भाई। आर क्या है? आर ऊपर डिफाइन है, ये है। तो मैं इसका क्रॉस आई के साथ निकालूंगा। बोलो डायरेक्ट निकालूं या डिटरमिनेंट बनाऊं? जैसे बोलो। डायरेक्ट निकालूं? ये लो डायरेक्ट निकाल दूं। आर के प्लेस पर आपने ये रख लिया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, क्रॉस करना है इसका आई के साथ। ठीक है, तो पहले इसका क्रॉस इससे करते हैं। अब आप मेरे को बताओ आई क्रॉस आई क्या होता है? जीरो। नहीं लिखेंगे। अब इसका क्रॉस इससे करते हैं तो वाई आएगा। और मेरे को बताओ जे क्रॉस आई क्या होता है? जे क्रॉस आई माइनस के, तो माइनस यहां लगाओ, के कैप को यहां लिखो। अब इसका क्रॉस इससे करो, जेड को तो ऐसे ही रहेगा, चलो। के क्रॉस आई क्या होता है? के क्रॉस आई जे। तो ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व हो चुका है। इसके साथ ब्रैकेट में अब ये सॉल्व करते हैं। अब मैं यहां पे आई की जगह जे कैप लिख लेता हूं, ठीक है। फिर से क्रॉस निकालेंगे इसका जे कैप के साथ। तो पहले इसका क्रॉस इससे करेंगे, एक्स तो एक्स रहेगा। अब ये बता दो आप, आई क्रॉस जे क्या होता है? के। तो ये आ जाएगा एक्स के साथ के कैप। ठीक है, अब हम करेंगे इसका क्रॉस, जे क्रॉस जे क्या होता है? तो मैं नहीं लिखूंगा। अब इसका क्रॉस इससे करो, के क्रॉस जे, उल्टा चलोगे, माइनस आई, तो माइनस जेड के साथ आई कैप। राइट। अब इन दोनों का क्या करना है? इन दोनों का डॉट सॉल्व करना है। डॉट जब निकलता है तो सीधा आई आई से मल्टीप्लाई होता है, जे जैसे के से होता है। तो ये वाई के कैप किससे मल्टीप्लाई करूं ये बता दो? एक्स के कैप से, तो ये हो गया माइनस एक्स वाई। अच्छा, अब ये जे कैप वाला मल्टीप्लाई किससे करूं? यहाँ पे कोई है ही नहीं जे कैप, तो जीरो। ये हो गया। बस ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, समझो ब्रैकेट खुल चुका है। और ये आपका प्लस एक्स वाई चल रहा है। तो फाइनल आंसर क्या आया? जीरो। 2xy नहीं आया। श्रेया चेक कर लो। हाँ सर, वो डॉट। माइनस का था। तो ध्यान से करना है, मैंने कहा ना, एक माइनस प्लस की वजह से पूरा आंसर रॉन्ग हो सकता है। क्रॉस प्रोडक्ट को निकालते वक्त थोड़ी सावधानी रखनी करनी। अब स्टार्ट करते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3D में से एटलीस्ट एक क्वेश्चन 4 नंबर का तो बन ही रहा है, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन 2 नंबर में डाल सकते हैं। थोड़ा सा 11th क्लास का रिकैप कराऊंगा, कुछ मोटी मोटी बातें जो मेन मेन इंपॉर्टेंट है। 3D ज्योमेट्री 3 डायमेंशन से बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये ऊपर वाई एक्सिस चली गई, और जेड एक्सिस जो होती है 3D में वो ऐसे आती है, जैसे ये मार्कर हो गया, ये ऐसे। अब इसको कॉपी पे ड्रॉ करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इसको कॉपी पे कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इसको क्या करते हैं, इस जेड एक्सिस को जो ऐसे है उसको ऐसे ना ड्रॉ करके कॉपी पे ऐसे ड्रॉ किया जाता है। आप जब टेक्स्ट बुक देखोगे अपनी, तो जेड एक्सिस आपको ऐसी बनी हुई मिलती है। ऐसा लगता है ये तीनों के तीनों इसी व्हाइट बोर्ड के ऊपर है, नहीं। एक्स और वाई इस प्लेन पे हैं, लेकिन जेड एक्सिस जो ऐसे बनाई गई है वो एक्चुअल में ऐसे होती है, परपेंडिकुलर एक्स और वाई एक्सिस पे। अब ये हमारा स्पेस क्रिएट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ ऑक्टेंट सिस्टम क्या होता है। दिशांत जो आ रहे हैं पहले वो कर लो, इसे छोड़ दो, ये मैं बता रहा हूँ आपको, 1 5 10 मिनट लगेंगे उसमें तो। इसको छोड़ दो, जगह छोड़ दो, और मैं भी आके ना सारा एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। पेन देना, एक पेन और लेना। एक पेन ले दो कोई सा भी, बस अभी दे रहा हूँ वापस। देखो, कैमरे में दिखेगा? हाँ दिख जाएगा। ये मेरे पास 3 पेन है, मैं से 3 एक्सिस बनाऊंगा, ठीक है। ये 2 एक्सिस हो गई, इधर ले लेते
एक पेन आपकी तरफ जा रहा है, एक पेन मेरी तरफ आ रहा है और एक के ऊपर आ गया। ठीक है, अब आप लेट करो, ये जो इधर है मेरी तरफ ये एक्स एक्सिस है, ये वाली आपके सामने जो जा रही है ये वाई एक्सिस है, ये ऊपर जेड एक्सिस मान लीजिए, जैसे मर्जी मान सकते हो। तो मेरी तरफ जो वाला पेन है ये वाला, ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आपकी तरफ जो पॉइंट आउट हो रहा है ये वाई एक्सिस है, पॉजिटिव, और ये जेड एक्सिस है। तो यहाँ पर एक रूम बना हुआ है, यहाँ पे अगर मैं कार्डबोर्ड लगा दूं ऐसे, तो यहाँ पे एक रूम सा बन जाएगा। ये आपका फर्स्ट ऑक्टेंट होता है, पहला ऑक्टेंट। ऑक्टेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि 8 होते हैं, 8 यानी अष्ट। तो कौन कौन सा पहला ऑक्टेंट है? जहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, जेड पॉजिटिव है, ये पहला ऑक्टेंट है। इसके बराबर में चले जाओगा, इसके बराबर वाले रूम में कौन सी एक्सिस नेगेटिव हो गई बताओ? एक्स नेगेटिव हो गई। ये वाली एक्सिस यहां से हटा के अगर हम यहां लगा लें तो ये आपकी सेकंड ऑक्टेंट हो गया। इसमें कौन कौन नेगेटिव हो चुका है? एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, जेड पॉजिटिव है। वापिस आ जाओ। अब ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, इसके पीछे वाला इधर थर्ड ऑक्टेंट है, बताओ। वाई नेगेटिव और एक्स एक्स पॉजिटिव। इधर आ रहे हो तो ये आपकी एक्स एक्सिस है, कौन सी है? नेगेटिव है, पॉजिटिव है? नेगेटिव है। और वाई आपकी नेगेटिव है, जेड आपकी पॉजिटिव है। अब उसके बराबर इधर आ जाओ, इसके पीछे वाले रूम में आ गए। यहां पे एक्स कैसा है? पॉजिटिव। वाई कैसा है? नेगेटिव। और जेड कैसा है? पॉजिटिव। ये शुरू के 4 ऑक्टेंट है। अब फर्स्ट ऑक्टेंट के नीचे चले जाओ, ये नीचे आ जाओ। ये कौन सी एक्सिस है बताओ? नेगेटिव जेड। यहां बताओ कौन कौन सी एक्सिस पॉजिटिव है? एक्स वाई, बट जेड नेगेटिव है। फिफ्थ ऑक्टेंट है, सिक्स इसके बराबर वाला है, बोलो कौन कौन सी एक्सिस पॉजिटिव है? एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, जेड नेगेटिव है। इसके सिक्स के पीछे वाला सेवेंथ आ जाओ, तीनों नेगेटिव है। और अब एट्थ में आ जाओ, लास्ट ऑक्टेंट नीचे वाला इधर। वाई नेगेटिव है, जेड नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है। जब कोई पॉइंट आता है तो इन किसी ऑक्टेंट में होता है पॉइंट, या तो वो या फिर किसी एक्सिस के ऊपर रखा गया होता है। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से डिसाइड करना कि पॉइंट कौन से ऑक्टेंट में है, ये डिसाइड करना। तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। अभी दोबारा लूंगा पेन में। अब देखो, आपको क्वाड्रेंट के साइन तो याद होंगे। प्लस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट होता है। माइनस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट सिस्टम। माइनस माइनस थर्ड होता है, प्लस माइनस फोर्थ होता है। यही चार आपके पहले ऑक्टेंट होते हैं। लेकिन लेकिन क्या इनमें थर्ड कोऑर्डिनेट प्लस कर दो? इसका मतलब अगर z कोऑर्डिनेट प्लस है तीसरा वाला, तो जो शुरू के 2 साइन क्वाड्रेंट बताते हैं वही ऑक्टेंट भी होते हैं। लेकिन अगर मैं इसी को दोबारा से लिखता हूं, देखो, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, अगर मैं अब z एक्सिस को नेगेटिव कर देता हूं तो ये बाद वाले 4 ऑक्टेंट है। कैसे याद रखने हैं? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका z कैसा है? नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 4 प्लस कर दो, ये फिफ्थ ऑक्टेंट हो गया। माइनस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होता है? हमने याद कर लिया, सेकंड क्वाड्रेंट होता है। हमने कहा सेकंड होता है, लेकिन इसका z कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव है, तो सेकंड में 4 प्लस कर दो, ये सिक्स्थ ऑक्टेंट हो गया। सिमिलरली ये सेवेंथ हो गया, सिमिलरली ये एट्थ हो गया। इस तरह से आप किसी भी पॉइंट का ऑक्टेंट सिस्टम चेक कर सकते हो। मान लो मैंने आपसे पूछा P पॉइंट है 2, -3, 4, कौन से ऑक्टेंट में है? तो आपने देखा ये प्लस माइनस है, चौथा क्वाड्रेंट याद आ गया। चौथा क्वाड्रेंट याद आ गया। अब आपने ये वाला साइन देखा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये चौथा ही ऑक्टेंट रह गया। और अगर मैं इसको माइनस कर दूं, अब ये 8 ऑक्टेंट में चला गया। तो पहले क्वाड्रेंट देख लेना है। पहले क्वाड्रेंट देख लिया, क्वाड्रेंट में अगर तीसरा पॉजिटिव है तो जो क्वाड्रेंट देखा वही ऑक्टेंट हो गया। और अगर क्वाड्रेंट में तीसरा नेगेटिव है तो 4 प्लस कर दो उस क्वाड्रेंट में, तो अपना आप उस ऑक्टेंट में चला गया। क्या क्लियर हुआ? आपको नोट करना है, फटाफट से नोट कर लो। सर फिर बता दो कैसे देखते हैं। देखो, अगर कोई भी पॉइंट मैंने लिया, जैसे मैंने आपको ये वाला पॉइंट दिया, मैंने कहा बताओ किस ऑक्टेंट में ये पॉइंट लाई करेगा। तो आपको पहले शुरू के 2 साइन देखने हैं, माइनस माइनस, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। अब आपने तीसरा वाला साइन देखना है, ये माइनस है। अगर ये माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट में 4 प्लस कर दो, ये पॉइंट चला गया सेवेंथ ऑक्टेंट में, ये रहा तीनों माइनस वाला। इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो। लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना अब आपको। पहले क्वाड्रेंट देखना है, क्वाड्रेंट देखने के बाद अगर तीसरा वाला साइन पॉजिटिव है तो वही ऑक्टेंट बन जाएगा।
लेकिन अगर तीसरा साइन नेगेटिव है तो क्वाड्रेंट में 4 प्लस कर देना, आपका रिक्वायर्ड ऑक्टेंट आ जाएगा। गॉट इट? सही में आ गई ये वाली बात? अब तो इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब आपको। अच्छा, अब उसके बाद जब पॉइंट में हम स्पेस में कोई भी एक पॉइंट लेते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस लिखो। किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। इसी तरह से डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। किसी भी पॉइंट का तीनों एक्सिस से आपको डिस्टेंस याद होना चाहिए। पता चला कुछ 11th क्लास का क्वेश्चन डाल दिया पीडी में 2 नंबर में, तो हमें छोटी छोटी चीजें मालूम होनी चाहिए। क्लियर अब कर रहा हूं भाई। इसके अलावा पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन, जब आपको एक्स वाई प्लेन जो एक्स और वाई की सरफेस है उसके ऊपर कार्डबोर्ड लगा दें, वहां पर कोई पॉइंट एज्यूम करना होता है तो एक्स कोऑर्डिनेट भी कुछ होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी कुछ होता है, जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है हमेशा। तो एक्स वाई प्लेन पे जेड कोऑर्डिनेट 0 एज्यूम करते हैं, एक्स वाई पे कुछ भी ले सकते हैं। सिमिलरली पॉइंट ऑन वाई जेड प्लेन या जेड वाई प्लेन, जेड वाई प्लेन में एक्स 0 होगा, वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं। एंड पॉइंट ऑन जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स प्लेन में एक्स कुछ ना कुछ होगा, वाई 0 होगा, जेड कुछ ना कुछ होगा। इसको इसको पूरा कर लो दिशान। तुम्हारा डेरिवेटिव क्या आया? 2x+1 आया ना, और ऊपर क्या है क्वेश्चन में? 4x+2 है, तो दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई कर दो तो आपका बन गया इधर तो 4x+2, उधर बन गया 2dt। वापिस आओ इंटीग्रेशन में। अब जो बाहर का 4x+2 वो हटा दो, उसकी जगह तो आ जाएगा 2t dt, 2dt सॉरी, और ये बन जाएगा अंडर रूट टी। अब 2 को बाहर रख के अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन। हाँ जी, हो गया, लिख लिया। अब स्टार्ट करते हैं क्लास 12th में क्या क्या सीखना है। एक बार फिर से पेन दिखाना। यहाँ दो दे दो, दोनों ही चेन फैक्ट। एक बार फिर से देखेंगे भाई जरा। ये 3 एक्सिस हैं, बिल्कुल वैसे ही मानेंगे जैसे पहले माना था। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस आपकी तरफ पॉइंट होती मान लेते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर की तरफ येलो पेंसिल हो गई पॉजिटिव जेड एक्सिस। यहाँ ओरिजिन से एक पॉइंट यहाँ ले लेंगे हम, इस जगह पे क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे बोलो फर्स्ट ऑक्टेंट में? एक्स वाई जेड। ठीक है, उस पॉइंट को ओरिजिन से ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ पे एक सेगमेंट आ जाएगा। ये आ गया ऑरेंज पेन। अब बताओ इस ऑरेंज पेन का ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स वाई जेड। अब आप मेरे को ये बताओ, ओरिजिन से जब मैं इस पी पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूं तो एक सेगमेंट बन चुका है, और अगर मैं डायरेक्शन दे दूं ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ तो ये वेक्टर बन जाएगा। इस वेक्टर का नाम बोलो। पोजीशन पोजीशन वेक्टर। वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। जरा ये वेक्टर फॉर्म करके बताना क्या बना। ये एक्स वाई जेड है, ये वेक्टर बताओ क्या बना? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, अब मेरे को जरा इस वेक्टर की लंबाई और बता दो, कितनी लेंथ है इस वेक्टर की? ये एक्स वाई जेड है, करेक्ट। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कैसे निकाला मालूम है? वही मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला जो होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखते जाना। ये जो ऑरेंज पेन है जिसको अब आपने एक ओपी वेक्टर बना दिया है, इसका इस वाले एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बन रहा है, देखो ये माना जाता है अल्फा। किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस एंगल हम एज्यूम करेंगे आज के बाद से अल्फा। ये वाई एक्सिस आपके सामने आ रही है, ये एंगल कितना मान ले? लेट करते हैं बीटा, चलो। और ये जेड एक्सिस से येलो पेंसिल से लेट करते हैं गामा। अब हम ये 3 एंगल फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, कैसे करना है देखो। ये जो आपका वेक्टर था ऑरेंज पेंसिल,
यहां इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप कर देते हैं इस एक्स एक्सिस के ऊपर ऐसे, तो एक ही राइट ट्रायंगल बन जाएगा। देखो ऐसे, ये एंगल कितना है जरा फिर से बता दो, अल्फा। ये परपेंडिकुलर यहां से ऐसे आएगा, तो ये डिस्टेंस बता दो कितना होगा परपेंडिकुलर तक का। ये पॉइंट एक्स वाई जेड है और आपने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, एक्स होगा, ये एक्स होगा, और ये हाइपोटेन्यूज होगी इसकी लेंथ। कितनी लेंथ है इसकी, ये लेंथ कितनी थी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस ट्राइंगल में मेरे को बेस मालूम है एक्स है, मेरे को हाइपोटेन्यूज मालूम है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रेशियो लगाऊंगा, बेस और हाइपोटेन्यूज है मेरे पास, कॉस। तो बताओ कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हुई, करेक्ट, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये सही में आया, मैं फिगर में दिखाऊंगा बना के। अब ऐसे ही मेरे को इसका एंगल, ये वाई एक्सिस है, यहां से परपेंडिकुलर ऐसे डाल दो इसके ऊपर ऐसे, तो ये भी एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा ऐसे। ये एंगल कितना मान चुके हैं हम लोग, बीटा। अब मुझे कॉस बीटा बता दो, वाई अपॉन वही सेम अंडर। अब यहां से परपेंडिकुलर ऐसे येलो पेंसिल पे डाल दो, यानी जेड एक्सिस पे, ये एंगल कितना है, गामा। तो कॉस गामा बता दो, जेड अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या आपको सही में आया, क्योंकि मैं इसको, ये जो फिगर आप देख रहे हो पेंसिल से बनी हुई, इसको मैं कॉपी पे नहीं बना सकता प्रॉपरली ऐसी बिल्कुल से, कंप्यूटर में दिखा सकते हैं लेकिन कॉपी पे नहीं बन सकती। अब इस फिगर को जब आप अपनी टेक्स्ट बुक लोगे तो कहां बनी हुई होगी, ये किस पे, अच्छा ये भी दे रहा हूं वापस। तो अब देखो इस फिगर को हम कैसे बनाएंगे, वो जो आपकी ऑरेंज पेंसिल थी वो ये है, ठीक है। ये आपने ओरिजिन से ज्वाइन करके क्या बनाया था इसको, ओपी वेक्टर। क्या बनाया था, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यही बनाया था। फिर आपने ऑरेंज पेंसिल से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दिया था, ये एक्स था, ये एंगल अल्फा। तो फिर आपने क्या लिखा था यहाँ पे, कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही था। फिर ये वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर, लेट करो ये एंगल बीटा माना गया था, तो कॉस बीटा क्या आया था, वाई अपॉन सेम अंडर रूट, एंड सिमिलरली कॉस गामा जो जेड एक्सिस से एंगल था, जेड अपॉन सेम अंडर रूट। और ये एंगल अगर फिगर में शो करना है तो देखो इसका जेड एक्सिस से कैसे शो करेंगे एंगल, ये यहां पे ऐसे बना के यहां गामा लिख देंगे। अब अगर कोई सिर्फ इसको फिगर को देखेगा वो समझ नहीं पाएगा कि ये जेड एक्सिस से तो ऐसा लग रहा है 180 डिग्री जा रहा है, ऐसा लग रहा है क्योंकि लाइन इसके ऊपर ऐसे मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन 180 नहीं है ये, क्योंकि ऐसे बनी हुई होगी। अब ये जो आपने तीन वैल्यू लिखी हैं, इनको बोला जाता है 3D लैंग्वेज में डायरेक्शन कोसाइंस, क्योंकि ये कॉस की वैल्यूज हैं इसलिए कोसाइन, और ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से बनाई गई हैं। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब होता है वेक्टर, तो उस वेक्टर के जो हमने कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकाले हैं ये तीनों कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। और इनको 3D ज्योमेट्री में स्पेशल लेटर से इंडिकेट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एल, स्मॉल एम एंड स्मॉल एन से। ये एलएमएन होते हैं। एल की वैल्यू इक्वल टू कॉस अल्फा इक्वल टू दिस, इस वैल्यू को एल से डिनोट किया जाता है, कहने का मतलब ये जो भी सॉल्व करके आए। अच्छा काम करो, ये पहले देखो, फिर एक चीज करनी है आपको, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है और इसका स्क्वायर करना है, और तीनों को ऐड करना है, 1 आएगा। कैसे देखो, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन रूट गायब, इसका स्क्वायर करोगे वाई स्क्वायर अपॉन रूट गायब, जेड स्क्वायर अपॉन रूट गायब। अब हमने क्या कहा, भी चलो ऐड कर दो, तो आपने देखा तीनों का बेस तो सेम है, तो तीनों का बेस से कॉमन आ जाएगा, ऊपर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इसीलिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तीनों डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम हमेशा हमेशा 1 रहता है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ऑलवेज इक्वल टू 1। तो किसी भी लाइन या किसी भी वेक्टर के
डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। एक पॉइंट हो गया। अब आते हैं डायरेक्शन रेशियोज। अब जरा ये समझो, ये क्या बला है? डी रेशियो शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। हमने सपोज करो, मैंने आपको बोला ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है और ये आपका गामा है। लेट करो ये 30 है, ये 60 है और ये 90 है। सपोज करो आप, तो आप यहाँ पे अल्फा रखोगे 30 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, और आप तीन वैल्यू कैलकुलेट करके मुझे एलएमएन बता दोगे एंगल की हेल्प से। अब वो तीनों वैल्यू आएंगी अलग अलग। भाई cos 60 हाफ, √3/2 और 0, तीनों वैल्यू अलग अलग आएंगी। अब आपने क्या किया, इन तीन वैल्यूज को, एलएमएन की वैल्यूज को तीन नंबर लिए और इन तीन नंबर से डिवाइड कर दिया और ये रेशियो सेम बना दिया। एलएमएन की वैल्यूज को सेम रेशियो में लिखने के लिए तीन नंबर एबीसी से डिवाइड कर दिया। तो ये जो तीन नंबर से डिवाइड करते हो एबीसी से, ये कहलाते हैं डायरेक्शन रेशियोज। ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। अब सपोज करो, चलो ये इक्वल हो गया, हमने मान लिया, हमने सबको रख दी लैम्डा वैल्यू के इक्वल। हमने कहा सब इक्वल है ना, तो सबका नाम लैम्डा रख दोगे। अब आप मेरे को यहां से एल की वैल्यू बोलो, इसको कैलकुलेट करके एल की वैल्यू, ए लैम्डा या लैम्डा है। एम की वैल्यू बोलो, एम अपॉन बी, बी लैम्डा हो गया या लैम्डा बी हो गया। और एन की वैल्यू लैम्डा सी या सी लैम्डा हो गई। ठीक है, एल स्क्वायर, एम स्क्वायर, एन स्क्वायर, तीनों के स्क्वायर का सम तो 1 ही रहता है हमेशा। तो अब जरा इन तीनों के स्क्वायर करो, ऐड करके 1 के इक्वल रखो। मैं यहां लिख रहा हूं, जगह नहीं है मेरे पास। ये आ जाएगा ए स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, बी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर कॉमन इक्वल टू 1। यही होगा ना। लैम्डा की वैल्यू बोलो यहां से। राइट, लैम्डा की वैसे दो वैल्यू होती हैं, आपने लिया प्लस वाली, प्लस माइनस में दो हो सकती हैं, आप कोई सी भी एक ले सकते हो। तो हमने ले लिया प्लस वाली वैल्यू। अब इस लैम्डा की वैल्यू को अगर मैं सोचो यहां पे रख दूं, तो मेरा एल क्या हो जाएगा बताओ? मेरा एल हो जाएगा ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कहां लिखूं? जगह खत्म है भी, पहले आप नोट कर लो, स्क्रीन कैप बंद हो गया है। पहले आप ये नोट कर लो, फिर मैं वैल्यू पुट। ए बी सी हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं अलग? हाँ कोई भी ले सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी कहां से लेनी है। और सर सेम आएगा? हाँ आंसर सेम आएगा, मैं बताऊंगा, पहले आप लिख लो, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। आप पहले यहां तक लिख लो, यहां तक, फिर मैं ये थोड़ा सा रब करूंगा ये वाला। x+4 को टी स्क्वायर मानते हैं ना, चलो टी मान लिया, कोई बात नहीं। टी स्क्वायर मानने से फायदा ये होता है कि उसका ना रूट हट जाता है, फिर तो अंडर रूट टी में इक्वेशन नहीं बचती। कोई दिक्कत नहीं है वैसे। हाँ, इसमें किसको टी ले रहे हो? लॉग एक्स को। ठीक है, ठीक है। तो ये टी की पावर माइनस एम होगा ना, क्योंकि ऊपर ले आए ना आप तो उसको। ठीक है, तो टी की पावर माइनस एम का इंटीग्रेशन कर लो, जो एक्स की पावर एन का करते हैं। हाँ जी, नोट कर लिया। तो अब ये फिगर रब कर रहा हूँ, फिगर की फिर अभी कोई जरूरत नहीं है। और अब मैं लैम्डा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यहाँ से एल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो एल की वैल्यू आ रही है ए अपॉन अंडर रूट, और एम की वैल्यू सिमिलरली यही आएगी देखो, और एन की वैल्यू सी अपॉन सेम अंडर रूट आएगी, यही आएगी वैल्यू। अगर मैं कहूं एल की वैल्यू, पहले तो हमारी ये थी जो एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। अब हमने एल की वैल्यू को एक नंबर के फॉर्म में लिखा हुआ है, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एम को और एन को भी उस नंबर के फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे इस एल की वैल्यू को आमने सामने कंपेयर करवा लूं और एम की वैल्यू कंपेयर करवा लूं और एन की वैल्यू भी कंपेयर करवा लूं, तो क्या कंक्लूजन है आपका? परफेक्ट। अगर मैं कहूंगा ये तीनों वैल्यू इन तीनों से कंपेयर कर लो, तो आपका जवाब यही होगा जो लवन ने बताया, x इक्वल टू ए है भाई, y इक्वल टू बी है और z इक्वल टू सी है। ये एबीसी को हम क्या नाम बोल रहे थे अभी? डायरेक्शन रेशियो। और वो किसके इक्वल है? एक्स वाई जेड के। एक्स वाई जेड क्या है? कहां है हमारा वेक्टर? ये रहा। एक्स वाई जेड क्या है? वेक्टर में आई जे के कोफिशिएंट्स हैं। तो कुल मिला के पूरी कहानी ये
कि जब कोई वेक्टर दिया हुआ होता है तो उसमें आई जे के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वही तो डायरेक्शन रेशियोज हैं, कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। जब मैं आपसे पूछूंगा मुझे इस वेक्टर के 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये एक वेक्टर है कहीं दिशा में जा रहा होगा, ये इसके जरा डायरेक्शन रेशियोज बता दो, तो क्या बनेगी डायरेक्शन रेशियो? 2 माइनस 1 प्लस 1, राइट। तो डायरेक्शन रेशियो और कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं होती, जो वेक्टर गिवन हो आपको उसमें आई जे के कोफिशिएंट देख लिया करो, वो उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, बस। तो ये एबीसी कहीं और से लाने की जरूरत नहीं है आपको। ये बात सही में आती है? अब इसके आगे एक नीचे एक नोट लिखेंगे आप, स्टार मार्क करके, अ लाइन हैज infinite direction ratios but unique direction cosines। एक लाइन के या एक वेक्टर कह लो, क्योंकि वेक्टर लाइन के अलोंग ही बनता है, तो एक लाइन के इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होते हैं। बताता हूं क्या, देखो। ये एक वेक्टर है, ठीक है, इसके डायरेक्शन रेशियोज बोलो 2 3 1, राइट। ये ए बी सी बोल दिया आपने मेरे को, देखा जाए तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब मैं आपसे कहूंगा मुझे एल बताओ, डायरेक्शन कोसाइन पहला, तो आप क्या बोलोगे? 2 अपॉन, ये 2 है रखोगे ऊपर, और नीचे इनके स्क्वायर्स का सम करोगे अंडर रूट में, अंडर रूट 14, राइट। अब आप मेरे को एम बता दो फटाफट से, और एन बता दो। करेक्ट, ये एलएमएन हो गए। अब दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया, उसने कहा मैं नहीं लूंगा ये डायरेक्शन रेशियोस 2 3 1। उस बच्चे ने क्या किया, डायरेक्शन रेशियोस को डबल करके लिख दिया 4 6 2। हमने कहा कोई बात नहीं, लिख लो चलेगा। हमने कहा अच्छा डायरेक्शन को साइंस निकालो, उसने निकाले 4 अपॉन अंडर रूट, बोलो कितना? 36 4 40, 40 और 16, अंडर रूट 56, है ना। उसका एम निकाला हमने, और हमने उसका एन निकाला। अब आप बताओ, ये डायरेक्शन रेशियोज वो बच्चा कह रहा है इसी वेक्टर के हैं लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस अलग आ रहे हैं, और मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है डायरेक्शन कोसाइंस तो यूनिक होते हैं, अलग नहीं आ सकते। तो क्या ये तीनों इन तीनों के बराबर आ रहे हैं? यस ये सर। बराबर है। यस सर। 56 में से 2 का पेयर बाहर कॉमन आएगा, वो 2 इस 4 को काटेगा, बाहर आएगा तो काटेगा ना 4 को, 2 रह जाएगा, और यहाँ पे 2 का पेयर कॉमन आएगा तो यहाँ 14 रह गया। अब चेक करो, ये डायरेक्शन कोसाइन आपके तीनों सेम मैच कर गए। आप तीसरे बच्चे की कहानी सुन सकते हो। तीसरे बच्चे ने तो क्या किया, इन सबको 5 गुना करके लिख दिया, उसने कहा 10 15 और 5 है। हमने कहा लिख लो, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज हैं, रेशियो तभी नाम दिया जा रहा है। अब हम जब इस बच्चे के एलिमेंट चेक करेंगे तो इस बच्चे के एलिमेंट फिर से वही आएंगे जो पहले और दूसरे बच्चे के आए। इसका मतलब आपके सामने जब कोई लाइन या वेक्टर होता है, आपको डायरेक्शन रेशियोज पूछे जाएं तो आप यही वाले बोल सकते हो, डबल कर सकते हो, ट्रिपल कर सकते हो, हाफ कर सकते हो, कुछ भी टाइम्स कर सकते हो। आप करना पसंद करोगे क्या कुछ? क्यों करेंगे? हम नहीं करेंगे। हम तो जो आएगा वही लेंगे ना, हम क्यों जबरदस्ती ट्वाइस करें, जबरदस्ती 5 टाइम्स करें, क्यों करें? लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बताया है। डायरेक्शन रेशियोज इनफाइनाइट ले सकते हो लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस हमेशा सेम रहते हैं। अब एक चीज और, फिर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, रब कर दूं ये। सर तो पैरेलल लाइंस के डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं? हाँ, अभी वो इसी लाइन पे आ रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ। अभी स्ट्रेट लाइन शुरू करूंगा ना तो बताऊंगा आपको उसके बारे में। ये एक लाइन है, स्पेस में जा रही है, कहीं 2 पॉइंट से पास करके जा रही है, दोनों पॉइंट पता है। ठीक है, दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है। इस लाइन के अलोंग एक वेक्टर बनाना है मुझे, डायरेक्शन आप बता दो, जैसे बोलोगे वैसे बना दूंगा। ए बी वेक्टर बनाऊं या बी ए वेक्टर बनाऊं? ए बी बनाना चाहते हो, ठीक है। लेट से आर वेक्टर बनाओ, कैसे बनाते हो बोलो?
x2 minus x1 I cap. बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, आप सीधा क्या लिखोगे, x2 माइनस x1 आई कैप। दूसरा और तीसरा, ये बन गया वेक्टर इस लाइन के अलाउंग। अब मुझे इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज बोलो। x2 minus x1 y2 minus y1। ठीक है भाई, वेक्टर जब बन जाता है तो उसमें आईजे के कोफिशिएंट डायरेक्शन रेशियोज होता है। ठीक है, करेक्ट है। लेकिन एक बच्चे ने क्या किया, उसने ए बी वेक्टर ना बना के बी ए वेक्टर बना दिया, उसने बी ए बना दिया, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज बोलो क्या आएंगे। इंटू माइनस x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2। बस मुझे यही बताना था। जब मैं आपको क्वेश्चन में एक लाइन दूंगा और मैं कहूंगा एक लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, मुझे उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दो, तो आप एक तो वेक्टर नहीं बनाएंगे, जरूरत नहीं है कि आप मुझे वेक्टर बना के दिखाएं, नहीं बनाना है आपको। मैं आपको बोलूंगा मुझे इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दो, तो आपकी चॉइस है, या तो दूसरे पॉइंट में से पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देना, या पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देना। और अगर मेरी सलाह मानते हो या मेरे से पूछोगे मैं क्या करूंगा, मान लो मेरा पेपर हो जाए, तो मैं हमेशा सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को माइनस करूंगा, क्योंकि सीबीएसई के पास जो ब्लूप्रिंट होगा वो यही है। जब 2 पॉइंट दिए जाएंगे क्वेश्चन में, तो दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से आप पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके फटाफट से डायरेक्शन रेशियोज लिख देना। और मर्जी है, वैसे तो आप फर्स्ट में से सेकंड भी माइनस कर सकते हो, और मर्जी है, पहले वाली निकालने के बाद उसको 10 गुना करके लिख सकते हो, 100 गुना करके लिख सकते हो, करना चाहो मॉडिफिकेशन, पंगेबाजी करनी हो तो कर सकते हो। क्या क्लियर है? अब आप क्वेश्चन लिखो। फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज and direction cosines. Find the direction ratios and direction cosines of the line joining the points of the line joining the points के कोऑर्डिनेट्स लिख लो। A कैपिटल A -764 A पॉइंट है, एंड B 653। इन दो पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन, ये -6 है सॉरी, -653, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन निकल रही है स्पेस में, उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस। दो आंसर निकाल के दिखा। दोबारा देख लो ध्यान से, पहला पॉइंट है -764, दूसरा है -653। 13 कैसे आएगा फिर? ठीक है, 1 -1 -1, ये है डायरेक्शन रेशियोज। यस। अब डायरेक्शन कोसाइंस, दिशा दिखाना। हाँ कोई बात नहीं, जो अटके में वो बता दो ना एक बार, कहाँ तक हो गए पहले बताओ, तो आगे करते हैं ना। 17 तक हो गए। 1/√3 -1/√3 1 by root 3 minus 1 by root 3 minus 1 by root 3. ओके ठीक है, किसी के अगर बहुत ज्यादा चेंज होंगे तो साइन चेंज हो रहे हो। देखो जितने ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले इंटीग्रेशन दिख रहे हैं, यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दिख रही है, यहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है, जितने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं आप उनको टी मान लो। देखो जैसे मान लो ये क्वेश्चन, इसको टी मान दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, dx लिख दिया, dt वापस गए, साइन साइन, ये t है, dx के नीचे 1 + x² ये dt है, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस cos t, t को वापस पुट कर दिया। मुझे t में करके दिखना, इसमें tan इनवर्स x को t मानो, इसमें sin इनवर्स x को, इसमें tan इनवर्स x को। फिर कराता हूँ रूट वाले, ये रूट में क्या करना, थोड़ा जल्दी करना। हाँ जी हो गया। अब देखो आप आंसर मान लो बोर्ड में कर रहे हो सॉल्व, मान लो आपने ये बोर्ड की एग्जाम कॉपी में सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सॉल्यूशन
डी रेशियोज, ये लिख सकते हैं आप शॉर्ट फॉर्म में। किसमें से किसको माइनस कर रहे हो? डी में से। तो +1 -1 -1। डायरेक्शन रेशियोज को चाहो तो स्पेशल टाइप के ब्रैकेट में लिख सकते हो, ये ब्रैकेट होता है डायरेक्शन रेशियोज का, लेस देन ग्रेटर देन के साइन में ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स के स्पेशल ब्रैकेट होते हैं ना, जैसे कोऑर्डिनेट जब लिखते हैं तो हमेशा राउंड ब्रैकेट में लिख के जाते हैं, चाहे वो 3 कोऑर्डिनेट हो चाहे 2 कोऑर्डिनेट। इसी तरह से डायरेक्शन रेशियोज को ऐसे लिखा जा सकता है। अब डायरेक्शन कोसाइंस, इनको आप डिनोट कर सकते हो एलिमेंट से, यही करने हैं। एल होगा 1 अपॉन तीनों के स्क्वायर का सम √3, फिर -1 अपॉन √3, फिर -1 अपॉन √3। ये आपके आंसर हो गए। मेरा इसमें एक क्वेश्चन और ऐड हो गया, फाइंड द एंगल, सुन लो बस, फाइंड द एंगल मेड बाय द लाइन, ये जो लाइन जा रही थी ना इनको ज्वाइन करके, उसके एंगल्स बताओ मेड बाय द लाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब ये जो लाइन जाएगी वो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे इंक्लाइंड होगी, वाई एक्सिस से कितना एंगल होगा और जेड एक्सिस से कितना एंगल होगा। ये देख रहे हो एल की वैल्यू 1/√3 है। एल किसके cos इक्वल होता इनवर्स है? हो जाएगा इसका। राइट, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा की वैल्यू ये है। अगर कॉस अल्फा की वैल्यू ये है तो अल्फा की वैल्यू क्या है? बस, मतलब आप अल्फा बता रहे हो तो ये अंडरस्टूड है कि आप इस लाइन का एक्स एक्सिस से बना हुआ एंगल बता रहे हो। वाई एक्सिस से निकालना है तो बीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एंड गामा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स से। तो जब मैंने आपको बोला डायरेक्शन कोसाइंस बताओ तो आपने मुझे 3 नंबर बोल दिए, आंसर हो गए। मैंने कहा मुझे डायरेक्शन कोसाइंस नहीं चाहिए, मुझे तो एंगल चाहिए एक्स वाई जेड एक्सिस से बना हुआ, तो आपने उन्हीं डायरेक्शन कोसाइंस के आगे कॉस इनवर्स फिट कर दिया, खत्म क्वेश्चन। आई बात सही में? एक और क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर, मतलब सीधा वेक्टर ही दे दिया आपको। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। डायरेक्शन कोसाइंस बताओ जरा। 1/√3 1/√3 1/√3, सही। Yes. अब मुझे एंगल्स बताओ। तीनों कॉस इनवर्स सेम हो गए। अगर तीनों कॉस इनवर्स सेम है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं ये जो वेक्टर जा रहा है, किसी लाइन के अलॉन्ग जाता है वेक्टर, क्या ये तीनों एक्सिस से बराबर एंगल बना रहा है? बराबर एंगल तो बना रहा है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था, शो दैट, अब पूरा क्वेश्चन सुनो, अब ढंग से बताता हूं क्वेश्चन क्या आया था बोर्ड में, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। शो दैट द वेक्टर I cap plus J cap plus K cap is equally inclined with the coordinate axis। ये ऐसे आया था क्वेश्चन, लेकिन 1 मार्क में आया। तो अब यहां पे ये लिखा जा रहा है कि आप डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, नहीं, क्या लिखा जा रहा है, शो करो ये वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ बराबर झुकाव लिए हुए, मतलब एंगल बराबर है। तो आपने एंगल बराबर दिखाने के लिए क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल देते हैं सीधा सीधा, पहले टीचर को लिख के दिखा देते हैं, देखो जी डायरेक्शन रेशियोज तो है 1 1 1। अब डायरेक्शन कोसाइन में पहला है L इक्वल टू 1/√3, M इक्वल टू 1/√3 एंड N इक्वल टू 1/√3। जैसे आप डायरेक्शन कोसाइन इक्वल दिखाओगे प्रूव हो जाएगा यहीं पे। अगर डायरेक्शन कोसाइन इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है एंगल भी इक्वल ही होंगे। क्लियर? कोई डाउट है तो पूछो भाई। एक और लिखो, ये बिल्कुल आपका ना, मैंने आज फाउंडेशन बनाया है, परसों शुरू हो जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, 3D का मेन पार्ट समझो। इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, दे रहा हूं। इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा with the coordinate axis, with the coordinate axis, then find the value of
साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। अगर एक लाइन तीनों एक्सिस से एंगल दिए हुए हैं उसके अल्फा बीटा गामा, तो इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, 1 मार्क में आया वो, एनसीईआरटी का नहीं है। नो। एनी गेस, एनी आइडिया? बहुत आसान है। कुछ कुछ ठीक है, कुछ कुछ गलत है, लेकिन कुछ और बताओ। 3 तो नहीं है। सर 2। यस, 2 आंसर। कैसे निकाला श्रेया 2 आंसर? सर इसको तो x ले लिया, फिर नीचे इक्वेशन लिख दी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया तो sin स्क्वायर और cos स्क्वायर ऐड ओके 1 1 1 हो गया, इधर 1 प्लस x हो गया, तो x 2 आ गया। बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। श्रेया ने समझाया पूरा, लेकिन मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूँ। ये तो मालूम है ना हमें, ये तो 1 होता है ना भाई। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, तीनों डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं। ये तीनों के स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है। अब ये कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू बताओ बस। तो इस cos स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं ना इसकी टर्म्स में, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा को लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा दूसरे को, और 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा तीसरे को, इक्वल टू 1 रहने दिया। अब ये 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 3 हो गया, ये वाला 1 इधर माइनस में आ गया, और ये तीनों साइन स्क्वायर अल्फा उधर चले गए। और इसकी वैल्यू 2 हो गई। दैट्स ऑल। इसी के नीचे इसका सेकंड पार्ट और लिख लो, लास्ट क्वेश्चन होगा। ये सही में आ गया। इसी के नीचे इसका सेकंड पार्ट लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। अब किसी भी तरीके से cos 2 अल्फा को कुछ ऐसे खोलो कि cos स्क्वायर अल्फा है उसके अंदर। यस, ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। तो cos 2 अल्फा के प्लेस पे लिख दो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, बाकी दो की जगह भी यही कर दो। इस पूरे को टी मानो ना। नहीं नहीं, इसको तो हम टी के लिए ले ही नहीं सकते ना। नहीं, इसको अगर हम टी ले रहे हैं तो टी की पावर को थोड़ी बन जाएगा, क्योंकि हमने तो इसको टी ले लिया, जबकि ये तो एक पूरा पार्ट है इसका। तो इसी को लेना है टी। tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x4 का स्क्वायर हो गया, इनटू x4 का अलग से 4x क्यूब हो गया, इधर dx हो गया, उधर dt हो गया। अब हम वापस चलते हैं, x क्यूब dx और 1 प्लस एक्स, ये सब है यहाँ पे। ये रहा एक्स क्यूब, ये रहा dx, नीचे ये रहा 1 प्लस एक्स, बस एक 4 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो dt/4 हो गया। यहाँ से शुरू करते हैं, साइन का साइन आ गया, इस पूरे को टी माना था, ये टी, बस ये बचा। ये 1/4 यहाँ लिख के साइन टी का इंटीग्रेशन कर, ये टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर आएगा। हाँ जी बोलो आंसर। -1। यस, -1। मेरी है ना अभी? हाँ हाँ, भाई बोलो, आया -1? एक मिनट, इसमें एक्सप्लेन करके ना क्लास ऑफ करके आया, एक मिनट। देखो, मैंने आपको सेकंड पार्ट में क्या दिया, दोनों पार्ट आए हुए हैं बोर्ड में। मैंने आपको सेकंड पार्ट में दिया cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। यही दिया। अब आपको ये बात मालूम है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 होता है। इसको किसी तरह से उसमें ट्रांसफॉर्म करो, तो ये होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा -1, 2 cos स्क्वायर बीटा -1, 2 cos स्क्वायर गामा -1। इन तीनों का 2 कॉमन ले लो,
और -1 को -3 बना दो, तो ये तो आपका पूरा 1 हो गया, आंसर हो गया -1। दैट्स ऑल। हाँ जी मैम, हेलो, गुड इवनिंग मैम। यस मैम। मैम इसमें ऑनलाइन ही आते बच्चे, ऑफलाइन कम आते हैं, 4 आते हैं ऑफलाइन। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है मैम, मैं कर दूंगा शुरू, नो प्रॉब्लम। ठीक, ओके। बताओ जी, क्लियर है? ये फॉर्मूले याद करके आने हैं परसों, परसों इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।